हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी जो लास्ट पॉलिटी की क्लास थी उसमें पढ़ा था अबाउट द लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ सेशंस होते हैं, सेशंस में फिर आवर्स होते हैं। देन फिर हमने पढ़ा था अबाउट द मोशन। तो आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा बिल्स के ऊपर। ठीक है, बिल्स के ऊपर जो हमारे पास गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है या कोई भी काम करती है तो उससे पहले परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा में कुछ बिल्स पास किए जाते हैं, तो उन ही बिल्स को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। बिल्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो होता है ये ऐसा बिल होता है जिसमें कि कोई भी पैसा नहीं खर्च करना होता, ये सिंपल विदाउट मनी होता है। मनी बिल जो होता है इसमें कोई ना कोई पैसा खर्च करना होता है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया में कुछ स्कूल्स ओपन करवाने हैं, बिल्ड करवाने हैं, कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो उसके लिए भी बिल पास होगा उस पैसे को लेने के लिए गवर्नमेंट से, तो वो हो जाएगा मनी बिल। फाइनेंशियल बिल रिलेटेड टू मनी सम अदर सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होते हैं कि मनी तो होती ही है, खर्च होती ही है, लेकिन कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये तो पता है कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस चेंज को करने के लिए कोई ना कोई बिल जो है वो पास करना होता है। ठीक है, तो उस बिल के द्वारा ही क्या होता है, अमेंडमेंट होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑर्डिनरी बिल विच इज़ नाइदर मनी बिल, जो ना तो मनी बिल होता है, ना ही फाइनेंशियल बिल होता है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये या तो लोकसभा में स्टार्ट हो जाएगा या फिर राज्यसभा में स्टार्ट होगा। एक्सेप्ट बिल अंडर आर्टिकल 3, नन ऑफ ऑर्डिनरी बिल रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हम लोगों ने जब अपना पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि एक आर्टिकल 3 होता है जिसके अंडर प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर टू फॉर्म न्यू स्टेट, कि अगर कोई न्यू स्टेट बनानी है तो उसका प्रोसीजर होता है, उसका भी एक बिल पास होता है। और उसमें हमने पढ़ा था कि बिल को स्टार्ट करने से पहले ही प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है। तो जितने भी हमारे पास बिल्स हैं पार्लियामेंट में, उसमें ऐसा और कोई भी बिल नहीं है जिसमें प्रेसिडेंट की पहले परमिशन ली जाएगी। मतलब जो ऑर्डिनरी बिल है, मनी वाले में की तो नहीं बात कर रहे, जो ऑर्डिनरी बिल होंगे उसमें पहले परमिशन नहीं ली जाएगी एक्सेप्ट आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या था, रिलेट्स विद द चेंज इन नेम बाउंड्री ऑफ द स्टेट, जिसमें कि हम स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं। बाउंड्री कैसे चेंज होगी, जब उसमें से कुछ एरिया कम या ज़्यादा किया जाएगा, तो वही प्रोसीजर टू फॉर्म न्यू स्टेट। इन केस ऑफ डेडलॉक जॉइंट सेशन कैन बी कन्वीनियंट। डेडलॉक मीन्स वन हाउस पास द बिल बट नॉट अदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऑर्डिनरी बिल के केस में एक हाउस ने बिल पास कर दिया, क्योंकि जो बिल है ऑर्डिनरी बिल वो दोनों हाउसेस में पास होना ज़रूरी है, एक हाउस ने पास कर दिया लेकिन दूसरा हाउस जो है वो पास नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो उसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एक ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाएगा, और जो ज्वाइंट सेशन होगा उसको प्रिजाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिल हैस्ट उसको प्रिजाइड नहीं करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसको प्रिजाइड कौन करेंगे, उसको प्रिजाइड करेंगे प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर समझाएंगे कि क्यों बिल जो है वो ज़रूरी है। बिल हैज़ टू बी पासिस बाय सिंपल मेजोरिटी।
आफ्टर इट गोज टू प्रेसिडेंट। अब एक ऑर्डिनरी बिल है, उसको लोकसभा ने तो पास कर दिया, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा भी उसको पास करेगी। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी क्या थी, हमने पढ़ा था कि अगर टोटल 545 मेंबर है बट उस पर्टिकुलर डे पर 300 ही प्रेजेंट है, तो उन 300 मेंबर्स की मेजॉरिटी देख ली जाएगी कि वो क्या कहते हैं और उससे डिसीजन ले लिया जाएगा। इट गोज टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। हु कैन गिव अ सेट, यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो बिल को पास कर सकते हैं, असेंट कर सकते हैं, और कैन यूज हिज सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, या फिर वो पॉकेट वीटो या सस्पेंसिव वीटो यूज करेंगे। सस्पेंसिव वीटो हमने प्रेसिडेंट की पावर में भी पढ़ा था। ही कैन रीसेंड बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, but if parliament again pass the bill with or without change, then president has one option that he has to pass the bill। आप लोगों को अगर याद होगा कि जब हमने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी थी तो हमने उसमें विटो पावर पढ़ी थी और दो पावर्स पढ़ी थी, पॉकेट विटो एंड सस्पेंसिव विटो। तो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर दो विटो पावर्स यूज कर सकते हैं, या तो वो पास ही कर देंगे बिल को, ठीक है, वो क्या कर देंगे, बिल को पास कर देंगे। अगर वो पास नहीं करना चाहते तो वो दो तरह की पावर, सस्पेंसिव विटो में क्या होता है कि वो बिल को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड कैसे करेंगे कि वो पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा से बिल को भेज देंगे और उनको बोलेंगे कि देखो आपने ये जो बिल पास किया है क्या वो सही है या नहीं। अगर पार्लियामेंट ने उस बिल को दोबारा से पास कर दिया, चाहे उसमें कुछ चेंज करे हैं चाहे नहीं करे, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगी कि उनको बिल को पास करना पड़ेगा, फिर वो उसमें सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज कर सकते। या फिर प्रेसिडेंट यूज कर लेंगे पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या है कि वो कीप बिल इन हिज पॉकेट फॉर अनलिमिटेड टाइम, कि वो बिना कोई टाइम लिमिट बताए बिल को अपनी पॉकेट में रख लेंगे, उस पर ना ही वो हाँ बोलेंगे और ना ही वो ना बोलेंगे। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल रिलेट्स विद द मनी, आर्टिकल 110 डील्स विद द मनी बिल। मनी बिल वो बिल होता है जो पैसे के साथ रिलेट करेगा, और जो आर्टिकल 110 है वो मनी बिल का आर्टिकल है, और ये हमें आर्टिकल लर्न करना है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब देखो जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही शुरू होगा। सबसे पहले तो अब जो लोकसभा है इसी में ही हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है बीजेपी। अगर कोई पैसा खर्च होगा तो वो आज खर्च किसके नाम पर होगा, बीजेपी के नेम पर होगा। तो लोकसभा ही जो है वो मनी बिल को स्टार्ट कर सकती है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको पैसा खर्च करने की इजाज़त है। उनको मनी बिल स्टार्ट करने से पहले प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा कि क्या हमारे देश के पास जो हमारे फंड्स हैं उसमें पैसा है, हम बिल को पास स्टार्ट करें या नहीं करें। अगर तो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो बिल को वो स्टार्ट करेंगे ही नहीं। अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हाँ बिल स्टार्ट कर लो, ठीक है, देख लेंगे बाद में, तो फिर वो बिल क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। आफ्टर बिल इज पास्ड इन लोकसभा, जब बिल लोकसभा में जाएगा, पास हो जाएगा, स्पीकर विल टेल अ बिल इज मनी और नॉट। तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही बताते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। देन सेंड टू राज्यसभा, फिर वो बिल ना राज्यसभा के पास जाएगा, विच passes the bill within 14 days. After lapse of 14 days, it is assumed that both the houses have passed the bill. यहाँ पर जो राज्यसभा होती है उसके पास मनी बिल में कोई भी पावर नहीं होती। राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं कि आप बिल को पढ़ लो, और उसको बस हाँ ही बोलना है, ना नहीं बोलेगा राज्यसभा, क्योंकि कोई पावर है ही नहीं। अगर 14 डेज का टाइम पीरियड निकल जाता है और राज्यसभा ने हाँ नहीं बोला तो ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है कि राज्यसभा ने हाँ बोल दिया है। राज्यसभा हैज नो पावर इन केस ऑफ मनी बिल। अब राज्यसभा के जो राज्यसभा है उसके पास कोई पावर ही नहीं है मनी बिल के केस में,
तो यहाँ पर ज्वाइंट सेशन ही नहीं होता है, नो ज्वाइंट सेशन हियर, क्योंकि ज्वाइंट सेशन तो वहां पर होगा ना कि एक हाउस मान गया है और दूसरा मान नहीं रहा, तो राज्यसभा के पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो ज्वाइंट सेशन का तो कोई काम ही नहीं है। बिल पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा देन सेंट टू प्रेसिडेंट, लोकसभा जो है वो बिल को पास कर देगी सिंपल मेजोरिटी से और बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन असेंड द बिल और यूज पॉकेट वीटो, अब जो प्रेसिडेंट है वो या तो बिल को असेंड कर देंगे, पास कर देंगे, या फिर पॉकेट वीटो यूज करेंगे। पॉकेट वीटो में वो क्या करेंगे कि बिल को अपनी पॉकेट में रख लेंगे, क्योंकि उस टाइम पर अब बिल शुरू तो उनकी मर्जी से ही हुआ था ना, तो वो पॉकेट वीटो इसलिए यूज करेंगे कि हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर पैसा नहीं है देश के पास, तो वो सोच रहे होंगे कि मैं इसको आगे चलकर पास कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बिल ऑलरेडी उनकी परमिशन से ही स्टार्ट हुआ था, तो ये नहीं बोल सकते कि बिल गलत है, इसको सस्पेंड कर दो, इसको दोबारा से देखो, ठीक है। तो ये था मनी बिल। उसके बाद है फाइनेंशियल बिल। अ बिल कंटेन्स मैटर्स ऑफ मनी एंड सम नॉन मनी सब्जेक्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। जो फाइनेंशियल बिल होते हैं इसमें कुछ मैटर्स तो मनी के साथ रिलेटेड होते हैं और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट किया जाता है और बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है जो मनी बिल का होता है वही फाइनेंशियल बिल का होगा। और इसके जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स 117 का क्लॉज 1 एंड 117 का क्लॉज 2। प्रोसीजर क्या है? कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट होगा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पहले ही पूछा जाएगा। आफ्टर बिल इज पास्ड इन लोकसभा स्पीकर विल टेल अ बिल इज मनी और नॉट, जब लोकसभा में वो पास होगा तो स्पीकर बताएंगे कि बिल मनी बिल है या नॉन मनी बिल है। देन सेंट टू राज्यसभा, फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा। इन राज्यसभा हैज़ 14 days टू पास द बिल, राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन होते हैं बिल को पास करने के लिए। आफ्टर द लैप्स ऑफ 14 days, 14 दिन बीत जाने के बाद इट इज़ अज्यूम्ड दैट बोथ द हाउसेज हैव पास्ड द बिल, ये मान लिया जाता है कि दोनों के दोनों हाउसेज ने बिल को क्या कर दिया है, पास कर दिया है। राज्यसभा हैज नो पावर इन केस ऑफ मनी बिल, राज्यसभा के पास मनी बिल के केस में कोई पावर ही नहीं है। बिल पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा, तो जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होगा लोकसभा में। देन इट गोज टू प्रेसिडेंट, फिर वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट या तो बिल को असेंट कर देंगे, पास कर देंगे, या फिर यूज करेंगे पॉकेट वीटो, बट कैन नॉट यूज सस्पेंसिव वीटो, लेकिन वो इस केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज कर सकते क्योंकि उनको पूछकर ही बिल स्टार्ट किया गया था। अब सेम फाइनेंशियल बिल बिल्कुल सेम ही है मनी बिल की तरह, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल बिल है इसमें राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती, तो यहाँ पर भी कोई ज्वाइंट सेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका क्या प्रोसीजर होता है? कैन इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, ये या तो लोकसभा में शुरू होगा या फिर राज्यसभा में शुरू होगा। बोथ हाउसेज हैज टू पास बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी सेपरेटली, इस बिल को दोनों हाउसेस के द्वारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पास करना जरूरी होता है। 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, 24th अमेंडमेंट हुई थी 1971 में। इट इज बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट, ये जरूरी है प्रेसिडेंट के लिए, डेट ही हैज टू पास द और साइन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पास करना ही पड़ेगा। वो और कोई पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ऐसी कोई वीटो नहीं यूज कर सकते, उनको बस पास ही करना पड़ेगा। उसके बाद है स्टेट बिल्स। बिल्स जो स्टेट में होते हैं बिल्कुल सेम ही होंगे, जो कहाँ होंगे, सेंटर में होंगे।
लेकिन सेंटर में एक अलग बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सेंटर में ही है, स्टेट में तो नहीं है। तो स्टेट में सिर्फ एक वही बिल नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बाकी के 3 बिल जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल बिल्कुल सेम है कंसेप्ट। जहां जहां पर लोकसभा आई थी सेंटर में, वहां वहां आ जाएगी विधानसभा। जहां जहां आई थी राज्यसभा, वहां वहां आएगा विधान परिषद। जहां जहां आए थे प्रेसिडेंट, वहां वहां अब आएंगे गवर्नर। ऑर्डिनरी बिल पढ़ते हैं। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो हमारी स्टेट की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा या विधान परिषद, किसी में भी ये स्टार्ट हो सकती है। इफ ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर जो बिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टार्ट हुआ है, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल पासिस द बिल एंड इट गोज टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है कि अगर बिल विधान परिषद में स्टार्ट हुआ है तो विधान परिषद जो है वो बिल को पास करेगी, देन इट गोज टू लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के पास जाएगी। इफ इट पासिस द बिल इट गोज टू गवर्नर। अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों बिल को पास कर देते हैं तो बिल जाएगा गवर्नर के पास। इफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्टेड द बिल इट इज कंसीडर्ड एज डेड बिल। अगर हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को कैंसिल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो वो बिल डेड बिल हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था सेंटर में कि अगर एक हाउस नहीं मान रहा तो ज्वाइंट सेशन हो जाता था, लेकिन स्टेट में कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता। स्टेट में क्या होता है कि वो बिल डेड बिल हो जाता है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर देखो हमारे पास, अगर हमने पढ़ा है कि जो स्टेट है सिर्फ 6 स्टेट में ही विधान परिषद है ना, 6 स्टेट में है। तो वो स्टेट्स जहां पर विधान परिषद है ही नहीं, वहां पर इस बिल पर काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। वही पास करेंगे, वही स्टार्ट करेंगे, वही पास करेंगे और फिर गवर्नर के पास भेज देंगे। उसके बाद जो गवर्नर है वो या तो बिल को पास कर देंगे, ठीक है, बिल को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। जो गवर्नर हैं वो या तो बिल को पास करेंगे, ठीक है, या फिर वो सस्पेंसिव वीटो यूज करेंगे, या फिर वो पॉकेट वीटो यूज करेंगे, या फिर वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। अब स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया है, उसके बाद बिल जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर या तो बिल को पास करेंगे, अगर वो पास नहीं करना चाहते तो वो या तो सस्पेंसिव वीटो यूज करेंगे कि बिल को सस्पेंड कर देंगे और दोबारा से फिर कहाँ भेज देंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में भेज देंगे कि आप देखो इसको कि ये बिल सही है या नहीं। अगर स्टेट ने दोबारा से वो बिल पास कर दिया, चाहे उसमें कुछ चेंज किया है या नहीं किया है, तो जो गवर्नर होंगे उनके पास एक ही ऑप्शन होगी कि उनको बिल को पास करना ही पड़ेगा, या फिर वो पॉकेट वीटो यूज कर लेंगे। पॉकेट वीटो में क्या होगा कि गवर्नर बिल को अपनी पॉकेट में रख लेंगे, उसके ऊपर ना ही हाँ बोलेंगे और ना ही ना बोलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है कि जो गवर्नर है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या मतलब फैसला ले बिल के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो सेम पावर्स यूज करेंगे ऑर्डिनरी बिल के ऊपर स्टेट वाले में जो उन्होंने सेंटर में की थी। कौन कौन सी, कि या तो वो सस्पेंसिव वीटो यूज करेंगे, या पॉकेट वीटो यूज करेंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे, टोटली रिजेक्ट कर देंगे, जिसको एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है कि ये बिल ही सही नहीं है। जो स्टेट बिल है उसमें प्रेसिडेंट अगेन मतलब वही चीज़ है कि या तो बिल को असेंट कर देंगे, पास कर देंगे, पॉकेट वीटो यूज करेंगे। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि बिल को रिजेक्ट ही कर दिया या फिर सस्पेंसिव वीटो यूज करेंगे।
उसके बाद है मनी बिल। जो मनी बिल है स्टेट में उसका क्या प्रोसीजर है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, ये स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब जो विधान सभा है वही इसको शुरू कर सकती है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। यहाँ गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन होगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब बिल विधानसभा में पास हो जाएगा तो जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं वो बताते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। उसके बाद जो बिल है वो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। अगर तो उस पर्टिकुलर स्टेट में विधान परिषद है तो वो उस बिल को विधान परिषद को दे देंगे 14 दिन के लिए। उनको 14 दिन में हाँ बोलना ही पड़ेगा। अगर 14 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने हाँ नहीं बोला तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि उन्होंने हाँ बोल दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बिल है वो जाएगा किसके पास, गवर्नर के पास। जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर या तो बिल को पास करेंगे या फिर अपनी पॉकेट में रख लेंगे या फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब जो प्रेसिडेंट है वो भी सेम पावर्स यूज करेंगे, या तो बिल को पास कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे या फिर एब्सोल्यूट वीटो यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो विधान परिषद है उसके पास कोई पावर ही नहीं होती, तो यहाँ पर कोई ज्वाइंट सेशन का मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद है फाइनेंशियल बिल, इट इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेम एज मनी बिल। ये बिल्कुल मनी बिल की तरह होता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शुरू होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है, जिसको जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके कुछ फंड्स होते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके कुछ फंड्स होते हैं जिनमें कि वो पैसा जमा करके रखती है। 3 टाइप्स ऑफ फंड्स हैं। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड। सेकंड इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग हम एक फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में जो भी इनकम होती है हम उसको एक पहले बैंक अकाउंट में रख देते हैं जहाँ पर बैंक में सैलरी आ रही है, तो उसमें से हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं जो हम अपने डेली लाइफ के खर्चे के लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब कि अलग अलग तरीके से हमने अपनी जो मंथली सैलरी होती है उसको डिवाइड किया होता है, अलग अलग पर्स में रखा होता है। तो ये जो फंड्स होते हैं इनको पर्स ऑफ गवर्नमेंट ही बोला जाता है, जिनमें बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के पैसा रखा होता है। सबसे पहले है कंसोलिडेशन फंड। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंड। जो ये फंड होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड होता है अंडर आर्टिकल 266। इसका आर्टिकल 266 है। इट इज़ द लार्जेस्ट फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत की जो सरकार है उसका सबसे बड़ा फंड होता है। ऑल टैक्सेस कलेक्टेड, जितने भी गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है, इनकम रिसीव्ड, जितनी भी गवर्नमेंट को इनकम होती है कहाँ से होती है, जैसे टूरिज्म से हो रही है ना। लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी हमारी भारत की सरकार लोन लेती है, जैसे IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लिया, एशियन बैंक से ले लिया, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक से ले लिया, तो जितने भी लोन लेती है वो सारा पैसा डिपॉजिट कहाँ होता है, इस फंड में होता है। और इस फंड में से पैसा निकालने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, डिस्पोजल पावर इज विद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है एंड राज्यसभा है। तो ये नहीं है कि लोकसभा को कोई भी मेंबर गया और उसमें से जाकर पैसा निकाल के ले आया। इसमें क्या होता है कि बिल स्टार्ट करना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा को उस बिल में से पैसा निकालने के लिए, फंड में से पैसा निकालने के लिए, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं मनी बिल, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कंसोलिडेशन फंड। जो हर स्टेट है इंडिया की उसका अपना एक कंसोलिडेशन फंड है अंडर आर्टिकल 266, क्योंकि हर स्टेट क्या करती है, टैक्स लगाती है, ठीक है। जो स्टेट है वो इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो लोन लेती है या फिर
इनकम होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कोई भी उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है तो उसके फॉर्म भरवाते हैं, पैसे लेते हैं ना लोगों से, स्टूडेंट से, तो वो सारा पैसा कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है स्टेट के कंसोलिडेशन फंड में। जो नेक्स्ट है वो है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, इसका भी जो आर्टिकल है वो है 266। All other types of money received by the government of India are deposited into public accounts। जो भी और सोर्सेज होते हैं हमारी भारत की सरकार के, जहाँ से उसको इनकम रिसीव हो रही है, वो पैसा कहाँ पर जाता है, वो जाता है पब्लिक अकाउंट्स। और कौन से सोर्सेज होते हैं इनकम के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक हमें उस पैसे पर इंटरेस्ट रेट देता है ना, तो वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर हमने पैसा लेना है बैंक से तो वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ब्याज की दर जो है वो हमें देनी पड़ती है। तो हमारा पैसा मैंने अपना बैंक में 10 लाख रखा है, गवर्नमेंट ने मुझे उस 10 लाख पर 2000 रुपीज़ ही 1 मंथ का क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। लेकिन दूसरे बंदे ने बैंक से ब्याज लिया 10 लाख का, वो मेरा ही 10 लाख उसको दे दिया, लेकिन वो जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 10,000 पर मंथ का, ठीक है। तो जो वो 8,000 का गैप है, 2,000 तो गवर्नमेंट मुझे दे रही है, तो वो जो 8,000 है वो क्या है, इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का। और कहाँ से इनकम होगी गवर्नमेंट को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी से हर मंथ कुछ प्रोविडेंट फंड कट होता है, जो कि उनको जब रिटायर होंगे तब मिलेंगे। अब हर मंथ इतना प्रोविडेंट फंड कट हो रहा है, और इतने सालों में 20-30 सालों में कितना ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने 30 साल उस प्रोविडेंट फंड पर क्या खाया है, ब्याज खाया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ब्याज लिया है गवर्नमेंट ने। तो वो इतने साल क्या दे रहा था, गवर्नमेंट को एक इनकम दे रहा था। जब पर्सन रिटायर होगा तो गवर्नमेंट उस पर्सन को वो दे देगी पैसा। तो ये कुछ अलग इनकम सोर्सेज होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। डिस्पोजल पावर इज विद एग्जीक्यूटिव। इसमें से जो पैसा निकालने की पावर होती है वो किसके पास होती है, वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो देश को चलाते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया में वो 2 तरह के हैं, एक तो टेम्परेरी है, दूसरे कौन है, परमानेंट है। टेम्परेरी में कौन है, जैसे प्रेसिडेंट जो 5 साल के लिए ही अपॉइंट हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मिनिस्टर्स हो गए जो 5-5 साल के लिए ही आए हैं, लोकसभा के मेंबर्स हो गए, राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, ये सारे कौन है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं। परमानेंट कौन है, परमानेंट है सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स। अब कोई आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने एक बार ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो वो ये नहीं है कि 5 साल के लिए ही आईएएस रहेंगे, जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक वो आईएएस ही रहेंगे। तो ये भी कौन है, ये एग्जीक्यूटिव है। तो इन सब के पास इसमें से पैसा निकालने की पावर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा पैसा ले आएगा, उनको क्या करने होते हैं, उनको बिल स्टार्ट करने होते हैं पैसा निकालने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कॉन्टिंजेंसी फंड है इसको प्रेसिडेंट फंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट फंड। क्यों बोलते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 267, ये क्या होता है, ये बेसिकली ना एक एमरजेंसी फंड होता है। ये एमरजेंसी फंड भी होता है अंडर आर्टिकल 267। ये एक स्टैट्यूटरी फंड है। स्टेटस इसका क्या होता है, पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट सम कॉन्टिजेंसी सिचुएशंस, मिनिमम अमाउंट शुड बी 50 करोड़, मैक्सिमम शुड बी 500 करोड़, एंड डिस्पोजल पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। अब देखो क्या होता है, जब आप लोगों को याद होगा कि जब हमने प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है कि सिर्फ वही कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं।
कॉन्टिजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा होता है उस सिचुएशन के लिए, जब कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड आ गए बहुत ज़्यादा देश में, या अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। अब किसी को नहीं पता होगा कि कब फ्लड्स आ जाएंगे या फिर कब अर्थक्वेक आ जाएगा और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जब वो नुकसान हो जाता है, लोगों का जान माल का नुकसान हो जाता है, तो गवर्नमेंट उस पैसे को वहाँ पर यूज़ करती है। इसमें कम से कम 50 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 500 करोड़ की अमाउंट जो है वो सरकार रखती है, और इसमें से पैसा निकालने की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। इसमें से पैसा कहीं से भी आए, कहाँ से भी जुगाड़ करे गवर्नमेंट, लेकिन इसमें मनी रखेगी। या फिर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आता है कि अगर हम गवर्नमेंट को पैसा डोनेट करना चाहते हैं तो उसको लिखा होता है कि प्रेसिडेंट फंड में जाएगा ये पैसा। या फिर जो लोग होते हैं वो भी सरकार को पैसा डोनेट करते हैं, वो प्रेसिडेंट फंड में जाता है। तो फिर उस पैसे से लोग, उन लोगों की मदद करती है गवर्नमेंट जो कि नीड में होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ेंगे। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोक सभा is deemed to have passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within। इन्होंने पूछा है कि जो मनी बिल है वो लोकसभा तो पास कर ही देगी, लेकिन राज्यसभा के पास कितने दिन का टाइम पीरियड होता है उसको पास करने के लिए। तो राज्यसभा के पास हमने बार बार पढ़ा है 14 दिन का टाइम पीरियड होता है बिल को पास करने के लिए। अगर उस 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने अपना डिसीजन या अपना हाँ नहीं बोला है तो ये मान लिया जाता है कि जो राज्यसभा है उसकी हाँ ही है उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर। Who decides whether a bill a money bill or not? कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं? तो हमने अभी पढ़ा है कि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वही डिसाइड करते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल है या फिर नॉन मनी बिल है। तो इसका आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द राज्यसभा। इनमें से ऐसा कौन सा बिल है जो पहले राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस्ड होगा? ठीक है, तो वो है बिल ब्रिंगिंग अ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल, मनी बिल, bill pertaining to the removal of the president by the impeachment, bill proclaiming all the state of emergency arising out of war or external aggression। हम नीचे से शुरू करते हैं। देखो बिल जो है जो कि नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी के ऊपर होगा, तो ये कोई मनी बिल तो नहीं हुआ। तो सिर्फ मनी बिल ही होता है जिसको लोकसभा ही स्टार्ट कर सकती है, या फाइनेंशियल बिल। तो इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा तो ये बिल तो नहीं हो सकता। ठीक है, बिल परटेनिंग टू द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट। जब हमने प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, आइदर इन द लोकसभा आइदर इन द राज्यसभा। तो ये भी नहीं हो सकता। मनी बिल ये है, जो मनी बिल है वो राज्यसभा में नहीं स्टार्ट कर सकते, वो लोकसभा में ही स्टार्ट होगा। इनफैक्ट राज्यसभा के पास कोई पावर भी नहीं होती मनी बिल के केस में, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसकी है? वो लोकसभा से है। जिनकी लोकसभा में मेजॉरिटी है वो ही है हमारी आज प्रेजेंट गवर्नमेंट। और देश में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसका जो नाम आएगा वो उस पर्टिकुलर पार्टी का या उस पर्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट का ही आएगा। तो जब पैसा खर्च करने वाले बिल की बात आती है तो वो सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट होता है। और इवन की लोकसभा में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मनी बिल में जो लोकसभा होती है वो भी सिर्फ मिनिस्टर्स ही स्टार्ट कर सकते हैं, ओनली बाय द मिनिस्टर्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, हमारे पास हमने पढ़ा ना कि टोटल 545 लोकसभा के मेंबर्स हैं।
तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं होंगे, और हमने पढ़ा था कि अप्रॉक्सीमेटली 81 मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। 81 मेंबर्स जो होंगे वो मिनिस्टर्स होंगे। तो 545 में से लेट हम लोकसभा की एग्जांपल लेके चलते हैं, 545 में से 81 तो मिनिस्टर्स हो गए, तो जो बाकी बचे मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स, उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो यहाँ पर जो मनी बिल है उसको स्टार्ट करने का राइट भी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मिनिस्टर्स के पास होता है। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन नॉट स्टार्ट मनी बिल, वो मनी बिल स्टार्ट नहीं कर सकते, बट हैज राइट टू पास मनी बिल, लेकिन उनके पास राइट होता है कि वो मनी बिल को पास करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मनी बिल है वो पास होगा बाय द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी 81 लोगों से तो नहीं बनेगी, तो उसमें कम से कम 50% ऑफ द स्ट्रेंथ प्लस एक ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारे पास जो फर्स्ट है यही गलत है। जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तब उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली और ओनली इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इम्पीचमेंट में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 56 इनवाइसेस द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 जो है वो हमें प्रेसिडेंट की टेन्योर के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट मैच नहीं है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। जो आर्टिकल 54 है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के साथ डील करता है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हैं वो कैसे होंगी, ये बताता है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मतलब बिठाया जाएगा और वो लोग ही जो होंगे वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। आर्टिकल 60 जो है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत है। आर्टिकल 60 जो है ये प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के साथ डील नहीं करता। आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, टेम्परेरी लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कब होती है, जब लोकसभा एंड राज्यसभा इज नॉट इन वर्किंग। और ये कब होता है, जब दो सेशंस के बीच में छुट्टियां चल रही होती हैं तब ये पीरियड आता है। और यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है वह होता है 123। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनवेजेस दैट देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ मतलब इंडिया होंगे, तो वो है आर्टिकल 76। ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वेकेंट, इनमें से किस के थ्रू जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वेकेंट हो सकती है।
ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, उनका टाइम पीरियड खत्म हो सकता है। बाय हिज रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, नहीं, ये तो गलत है। उनकी जो इम्पीचमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसका आंसर है ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट हैं वो मिलिट्री फोर्सेस के क्या हैं, हेड हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। President can declare any area as scheduled area. President of India chooses the chairman of the Finance Commission. तो ये जो है ये पार्लियामेंट वाला है जो वो गलत है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन चूज करते हैं फाइनेंस कमिश्नर के। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं कमीशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो किसी भी एरिया को ऐसे ही शेड्यूल एरिया नहीं डिक्लेयर कर सकता, उसके लिए भी बिल जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड, इनमें से कौन से आर्टिकल के थ्रू जो नेशनल इमरजेंसी है उसकी प्रोविजन रखी गई है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के अंडर क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के अंडर क्या है, स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, और इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और आर्टिकल 360 के अंडर क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये कोई भी आर्टिकल नहीं है जो इमरजेंसी के साथ डील करता हो। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक इंडिया में कभी भी नहीं लगी। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा ओनली, नो। राज्यसभा ओनली, नो। इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकती है। Which article of the Indian Constitution says that there shall be a president of India? कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होने चाहिए, और वो है आर्टिकल 52। और हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, he is symbol of national unity and integrity. Who participates in the presidential election? कौन जो होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गलत है। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते। मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, ये भी गलत है। सिर्फ 2 यूटीज हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। सिर्फ यही 2 यूटीज हैं जहां पर सीएम की पोजीशन है, और इनमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इन लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका फर्स्ट ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और कौन कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउसेज ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउसेज ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो ये था हमारा सारा का सारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने मेनली पढ़ा अबाउट द बिल्स एंड फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट।
आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।